तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आपने बहुत किस्से सुने होंगे, हाजी मस्तान, शुक्र नारायण बखिया, यूसुफ पटेल, यूसुफ हीरो, इस किस्म के लोग, मोहम्मद हाजी। ये लोग वो हैं जो हिंदुस्तान के एक समय में सबसे बड़े स्मगलर रहे। उसके साथ साथ एक और किस्म के स्मगलरों के नाम भी हैं जिनका नाम आम लोगों को ज़्यादा पता नहीं। गिने चुने लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें इकबाल मिर्ची हुआ, कोई फीलू खान हुआ, नरी खान हुआ, इस किस्म के आदमी जो ड्रग स्मगलिंग में जिनका नाम आता है। लेकिन जब बात ओवरऑल स्मगलिंग की करते हैं तो सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो दमन के शुक्र नारायण बखिया का आता है। उसके बाद हाजी मस्तान, फिर यूसुफ हीरो गुजरात के कोच से, वहीं पे लल्लू जोगी बहुत शातिर स्मगलर, उसके बाद मुंबई कोच पे हाजी मस्तान और उसके साथ जुड़े लोग जिनमें दाऊद और उसके भाई ये कहीं के कहीं आगे निकल गए। आखिर क्यों होती है स्मगलिंग और क्यों इस किस्म के स्मगलर बन जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के माफियासों के बराबर, और इनकी टूटी बोलती है सरकार के दरबार में और हर जगह, सिर्फ इसलिए कि इनके पास होता है पैसा। और पैसा जो आता है वो स्मगलिंग की कमाई से आता है। और कैसे होती है स्मगलिंग की कमाई, इसके अलग-अलग कारण, रीज़न। फॉर एग्जाम्पल, आज पूरे देश में चर्चा चल रहा है कि पंजाब उड़ता पंजाब बन गया। 2 साल पहले जो पंजाब से फिगर्स आई थी उसमें कहा गया था कि 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग हर साल पंजाब में बिकती, खपत होती। कितने टन वो कुछ नहीं, क्योंकि हर ड्रग की कीमत अपनी होती है। महंगी ड्रग्स भी हैं और सस्ती भी है, लेकिन नशे के तौर पे गिना जाता। जब सरकारें अपना अनुमान देती हैं कि हमने इतने टन नशे की वस्तुएं डिस्ट्रॉय कर दी, आग लगा दी, जला दी, उसमें अफीम भी होती है, हीरोइन भी होती है, कैटामाइन भी होती है, मॉर्फिन भी होती है, और उसमें बुक्की, चर्च, गांजा जो बहुत सस्ता होता है वो भी होता है। तो उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो पैसा स्मगलर्स जिन चीज़ों से कमाते हैं वो अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी। उसके बाद हमने सुना नशे की वजह से लोगों का मरना, वो खतरनाक बात है, वो तकलीफ दे होती है। कितने लोग नशे की ओवरडोज से मर जाते हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस की ड्रग एंड क्राइम एजेंसी ने एक डाटा पब्लिक किया है जिसमें बहुत हैरानीजनक खुलासे किए गए। अभी भी पंजाब में सबसे ज़्यादा लोग, फिगर जो हैं मरने वालों का जो आंकड़ा दिया गया है, नशे की ओवरडोज में मरने वाले सबसे ज़्यादा लोग पंजाब से होते इंसिडेंट। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश। बड़ी हैरानी होती है, आप उड़ता पंजाब कर रहे हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये बीमारी नशे की इतनी फैल चुकी है कि हिंदुस्तान में दूसरा नंबर अब हिमाचल। हैरान मत होइए जब मैं अगली बात करूँगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए तीसरा स्टेट कौन सा हो सकता। आपसे 90% लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार या बंगाल या तमिलनाडु। नहीं, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक
नशे की ओवरडोज में मरने वालों की गिनती में तीसरे नंबर पे गुजरात है। हैरान हो गए ना आप भी? एक नॉन वेजिटेरियन किस्म की स्टेट, दारू पीने की वहाँ पे मनाही है, मटन चिकन कोई खाता नहीं, अगर कोई खाते भी है तो चोरी छिपे। लेकिन नशे की ओवरडोज से मरने वालों की गिनती पंजाब हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात के लोगों की है। अब उनमें गुजराती कितने हैं, बाहर के वर्कर कितने हैं, बिहारी कितने हैं, पंजाबी, वो बाद की बात है। लेकिन एक राज्य की जो फिगर आई, इसका मतलब ये है कि गुजरात में नशे का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा। और वो फिगर्स अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 3-4 साल में गुजरात में नशा बहुत बड़ी गिनती में इस्तेमाल होने लग गया। लेकिन ये बातें कहीं सामने आई नहीं। ये तो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन ने सामने लाई, हमारा मीडिया तो इसकी बात करता ही नहीं है। और आज ये बात चली ऐसे कि मुझे मेरे गुजरात के पत्रकार दोस्तों ने क्लिपिंग्स भेजी कि कैसे गुजरात के क्राइम ब्रांच, डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच और DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मिलके एक बहुत बड़ा ड्रग का केस पकड़ा है। अहमदाबाद में कुछ लोगों को पकड़ा गया जिनके पास से कुछ ड्रग मिली। उस ड्रग में क्या था? कैटामाइन और एक और ड्रग थी साथ में, 2 कोकेन और कैटामाइन, ये उससे पकड़ी गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चला कि ये ड्रग असल में मैन्युफैक्चर होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम आजकल संभाजी नगर भी है और वहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ड्रग की फार्मा कंपनीज बहुत हैं वहाँ पे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। उनमें से 3 जगह पे एक कंपनी और 4 जगह पे छापे मारे गए जो अहमदाबाद में लोग पकड़े गए थे उनकी इंटेरोगेशन के बाद। और उसमें जब DRI की मदद ली गई, क्योंकि क्राइम ब्रांच का महाराष्ट्र में जाके इतने बड़े लेवल पे ऑपरेशन करना थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता था, तो DRI के पास पूरे कंट्री वाइड ज्यूरिसडिक्शन होती है। DRI कहीं भी पूरे देश में छापा मार सकती है। लेकिन अगर गुजरात पुलिस अकेली जाती तो उनको पहले महाराष्ट्र पुलिस का साथ लेना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती और पूरा ऑपरेशन कई बार चौपट हो जाता। तो DRI को साथ लेके DRI अहमदाबाद ने पूना में जो उनका यूनिट है, DRI का यूनिट पूना महाराष्ट्र, उसकी मदद ली गई और बड़े सीक्रेट तरीके से आधी रात को सब पूरा स्टाफ औरंगाबाद पहुंच जाता और वहाँ पे फिर अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत बड़ी रेड मारी जाती जिसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया जाता, जिनमें 2 गुजरात के रहने वाले थे, जितेश भाई और प्रेमजी भाई, और तीसरा एक कुमावत, वो शायद मध्य प्रदेश का था। इन तीनों को अरेस्ट भी किया जाता है और इनके पास से 250 करोड़ रुपए की वैल्यू की कैटामाइन और कोकेन सीज की जाती इनके घरों से। और जब इनकी फैक्ट्री पे जाके छापा मारा जाता है तो वहाँ से 300 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल, जो मटेरियल से ये लोग ये रिफाइंड ड्रग बनाते थे, वो पकड़ी जाती। तो टोटल 550 करोड़ रुपए की ड्रग एक ही ग्रुप के पास से मिली और साथ में 32 लाख रुपया कैश। खैर इन लोगों को पकड़ के अहमदाबाद ले जाया गया, पूरी ड्रग सीज करके साथ में ले गए हैवी सिक्योरिटी में।
और उसके बाद जब मैंने चर्चा करनी शुरू की अपने सोर्सेज के साथ गुजरात में इधर उधर, तो पता चला कि इस साल जनवरी से लेके अभी तक, अभी साल पूरा होने में 2 महीने से ज़्यादा समय बाकी है, तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग सिर्फ गुजरात में सीज हो चुकी है। देखने में कितना बड़ा अमाउंट लगता है। पंजाब में 2 साल पहले जब 30,000 करोड़ की फिगर आई थी तो लोग मानते नहीं थे। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 30,000 करोड़। और अब 1 साल में गुजरात में 50,000 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग तो सीज हुई है। और उसमें जो निकल गई, जो सीज नहीं, जिनको हमारी एजेंसीज, पुलिस, DRI, NCB, कस्टम, कोस्ट गार्ड, वो नहीं पकड़ सके, जो निकल के अपने अपने ठिकाने पे पहुंच गई, उसकी कीमत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते। एजेंसीज के हवाले से कहा जाता है कि ऐसी जो ड्रग जो बाहर से आती है, स्मगलिंग का सामान जो आता है, उसका जो सक्सेस रेट होता है वो 10-12% होता है। मतलब जितनी टोटल कमोडिटी क्वांटिटी स्मगल होती है उसका 10-12% पकड़ा जाता है, बाकी तकरीबन निकल जाता है। वो बहुत मुश्किल होता है। अभी इसी साल के शुरू में आपने देखा था मुंद्रा पोर्ट पे 3,000 किलो ड्रग पकड़ी गई थी, 21,700 करोड़ रुपए की। एक ही सीजन, देश का अब तक का सबसे बड़ा सीजन, 21,700 करोड़ रुपए की ड्रग एक ही सीजन में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में पकड़ी गई थी। अब वो पोर्ट किसका है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा सीजन। अब अगर आप देखें कि पूरी की पूरी ड्रग जो ओपिएट्स होती है, जो अफीम से आगे बनती हैं, ओपिएट प्रोडक्ट जिनको कहते हैं, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान इधर से आती हैं ज़्यादा। और ये तीनों कंट्रीज़ के जो स्मगलर्स की सिंडिकेट्स हैं, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हिंदुस्तान के स्मगलर्स के साथ। उन्हीं में से एक केस में लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है। अभी 2 दिन पहले उसके खिलाफ NIA ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी ड्रग केस में। 200 करोड़ रुपए की हीरोइन उसके साथियों के साथ मिलकर मंगवाई थी। वो केस भी चल रहा गुजरात में। और ये तो बहुत छोटा सा केस है 200 करोड़ का, जहाँ 21,000 करोड़ के केस बनते हैं, वहाँ 200 करोड़ तो बहुत छोटा है। और अब ऐसे लगने लगा है कि गुजरात जो एक समय प्रोग्रेस का मॉडल था, जिस गुजरात मॉडल की पूरे देश में तारीफ की जाती थी, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ आजकल सबसे ज़्यादा सीरियस क्राइम जो रिपोर्टेड होता है वो ड्रग रिलेटेड होता है। क्यों? उसके 2 कारण हैं। पिछले कुछ सालों से बड़ी तेज़ी से गुजरात में जो तरक्की की गई, जिसको हम गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, इतने वर्कर गुजरात में थे नहीं। नई नई इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, कारखाने, ये वो ला दिए। और उसमें जो बाहर की लेबर बहुत बड़े लेवल पे आई, और वो अकेले रहते थे, फैमिलीज उनकी अपने अपने राज्य में, और ये लोग वहाँ पे। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, उसके लिए ट्रकों की जरूरत पड़ी, साथ ट्रक ड्राइवर, उनके खलासी, उसमें दूसरे और लोग जाने लगे। तो इस तरीके से जो लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो पैदा हुई गुजरात में, उसने पूरी जो पूरा स्ट्रक्चर था वर्कर कल्चर का, वो चेंज कर दिया। अब इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करने के लिए लोग
नशे करने लगे। अब जो बाहर के लोग नशे करते थे तो उनके साथी लोकल भी होते थे, वो करने लग गए। इसका मतलब ये नहीं है कि गुजराती नशा नहीं करते हैं, सब सब हर जात के हर धर्म के लोग करते हैं। तो वो तरीके से लेके, और दूसरा गुजरात में जो इंटरनल यूसेज बढ़ा, ड्रग का इस्तेमाल बढ़ा, वो चिंता का विषय है। लेकिन उसके साथ साथ जो गुजरात ट्रांजिट पॉइंट बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान से ड्रग बाहर देशों में भेजने का जो रैकेट चलता है, उसका केंद्र भी गुजरात बन गया, और जो बाहर से स्मगल होके ड्रग भारत में आती हैं, उनका केंद्र बिंदु भी गुजरात बन गया। तो आज के दिन में गुजरात हैज़ बिकम कैपिटल ऑफ ड्रग स्मगलिंग, ड्रग ट्रेड। ट्रेडर तो वहाँ का हर आदमी है, लेकिन इस ट्रेड में बहुत कम लोग हैं, लेकिन बड़े बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उसका एक उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। शायद गुजरात अकेली ऐसी स्टेट है हिंदुस्तान की जिसका लैंड और सी बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर समुद्र का और ज़मीन का, वो 1600 किलोमीटर पड़ता है। उसमें एक तो रण और कच्छ से लेके पूरा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, उसके बाद समुंदर का बॉर्डर बहुत लंबा चलता है, और पाकिस्तान से और ईरान के पोर्ट से किश्ती निकलती है, कुछ घंटों में हाई स्पीड बोट्स गुजरात में पहुंच जाती हैं। तो इसलिए उनके लिए सामान खाली करना आसान है, क्योंकि स्मगलिंग में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बरकरार रखने के लिए आपको खर्चे कम करने पड़ते हैं। अब समुंदर तो कलकत्ता के पास भी है, समुंदर तो विशाखापट्टनम में भी है, समुंदर तो चेन्नई में भी है, लेकिन वहाँ ये बोट्स नहीं जाती, क्योंकि इतना लंबा घूम के कलकत्ता जाने में जितना खतरा और जितना खर्चा हो जाएगा, वो स्मगलर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक कारण है। अगर आज के दिन में ये एजेंसीज के जो आंकड़े हमको माना जाए कि 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई, जो निकल गई, वो 1 लाख करोड़ की भी हो सकती है, 2 लाख करोड़ की भी हो सकती है, जो नहीं पकड़ी गई। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंजाब के बाद हिमाचल और उसके बाद अब गुजरात, इतने लोग नशे के, जिनको हम उड़ता पंजाब कहते थे, अब वो एक ट्रियोलॉजी बनानी पड़ेगी, उड़ता पंजाब, उड़ता हिमाचल, उड़ता गुजरात। इसके दूसरी तरफ एक और किस्म की स्मगलिंग हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल से चल रही है, ड्रग से पहले की, उसको कहते हैं गोल्ड स्मगलिंग। और वो स्मगलिंग तो है, लेकिन उसका समाज को नुकसान नहीं है। जैसे ड्रग स्मगलिंग का समाज पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, लोगों के जवान बेटे मर जाते हैं, घरों की तबाही होती है, पैसे की तबाही होती है, एक पूरी जनरेशन लाचार हो जाती है। लेकिन गोल्ड स्मगलिंग से हमारी जो फॉरेन रिजर्व है, जो रेशो होती है रूपी की और फॉरेन करेंसी की, वो थोड़ी डिस्टर्ब तो होती है, लेकिन आखिरकार सोना देश में आता है। जो पिछले साल के आंकड़े 2 साल के बताए गए, उसमें तकरीबन सोने की डिमांड हिंदुस्तान में 18% बढ़ी है पिछले साल से। अभी पिछले साल तकरीबन 860 टन सोना इंपोर्ट किया गया, की डिमांड हिंदुस्तान में थी, जो बाहर से आया 800 टन। इस साल तकरीबन 900 टन सोना हिंदुस्तान में आ चुका है। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, वो कैसे मीट की जाती है वो भी आपको बताएंगे। अब जो 900 टन सोना अभी आया है इस साल, अभी के 10-11 महीने में, उसके पीछे
लीगल मीन से जो ऑफिशियली इम्पोर्ट किया गया वो तकरीबन 500 टन है, और जो स्मगल होके आया वो 400 टन सोना है। और आज के दिन में अगर हम एक तोले की कीमत 50,000 भी लगा लें, हालांकि वो 60 भी है, कहीं 62 भी है, 58 भी है, अलग अलग शहरों में लग लेते हैं कि एक रफ फिगर आप लगा लो 50,000 पर ग्राम, पर 10 ग्राम, तो तकरीबन 410 करोड़ रुपये, 410 करोड़। एक टन की कीमत जो है वो 410 करोड़ बनती है। अब 400 टन सोना स्मगल होके आया, एक टन 1000 किलो की कीमत 410 करोड़ बनती, और उसमें जो 400 टन स्मगल होके आया तो 1,60,000 करोड़ रुपए का स्मगल्ड गोल्ड भारत में आया। जैसे मैंने कहा, कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है कि सोना ही देश में आया, ड्रग तो नहीं आई। चलो, ये देश का कहीं ना कहीं कल्याण होगा। कब देश कभी मुश्किल में आएगा तो इसे सोना काम आएगा। लेकिन जो रेवेन्यू लॉस कंट्री को होता, जो 1,60,000 करोड़ का सोना देश में आया तो 1,60,000 करोड़ देश के बाहर गया। जिस पैसे से ये सोना खरीदा गया, बाहर किसी का ऐसा कोई भाई समझी नहीं बैठा है जो आपको फ्री में सोना दे देगा, ले जाओ, या सस्ते भाई को दे, ऐसा नहीं होता। तो जो एक ब्लैक हवाला से भारतीय पैसा बाहर जाता है, वो देश के लिए नुकसानदेह। हमारे पास आज के दिन में जो टॉप 10 कंट्रीज है दुनिया के, जिनके पास सोने का सरकारी भंडार है, सरकार के पास कितना सोना है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ऊपर है। 8,800 टन के करीब सोना उनके पास है। उसके बाद 8 मुल्क और है, 7। 9वें नंबर पे हिंदुस्तान आता है 770 टन के साथ, जो हमारा सोने का भंडार। ये गोल्ड काउंसिल, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उसकी फिगर है पिछले साल की, अभी थोड़ा ऊपर नीचे हुई होगी। तो 700 के करीब टन के करीब सोना भारत सरकार के पास है। और 10वें नंबर पे कंट्री आता है नीदरलैंड, बीच में सब कंट्री। लेकिन आपको हैरानी होगी कि जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो पूरे का पूरा सोना बरतानिया सरकार ले गई थी, मतलब इंग्लिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड, यूके। लेकिन आज वो इंग्लैंड पहले 25-30 में कहीं नहीं है। उनके पास 300 टन के करीब सोना बचा है, बाकी सब खा पी गए। वो जो लूटा था वो उसी तरह निकल गए। पहले टॉप 10 में यूके नहीं है, रशिया है, चाइना है, इटली है, फ्रांस है, ये सब कंट्रीज है। 10वें नंबर पे नीदरलैंड है, 9th नंबर पे हिंदुस्तान है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें, ये तो वो सोने की बात है जो हिंदुस्तान की जो इन सब देशों की सरकार के पास है, जो गोल्ड रिजर्व जिसको हम कहते हैं कंट्री के, वो है। लेकिन अगर आप पूरे देश में सोने की बात करें तो हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा गोल्ड होल्डर है। हिंदुस्तान में पूरे में अगर जो एस्टिमेटेड जो एक फिगर है, वो तकरीबन 7,000 टन की है। सरकार के पास भले 700 टन हो, लेकिन लोगों के पास 7,000 टन सोना हिंदुस्तान में, लेकिन वो सोना प्राइवेट हाथों में। अमेरिका का 8,800 टन सोना सरकार के हाथ में। वहाँ के लोग सोना कम पहनते, पहनेंगे भी तो 10 कैरेट 12 कैरेट मिला जुला। हमारे यहाँ सबको
22 कैरेट चाहिए। कहते 24 है लेकिन होता 22 है। उसके बाद आप कोई हिंदुस्तानी महिला ले लीजिए, आपको किसी के हाथ में रिंग, किसी के नाक में गहना, कान में चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, कुछ भी लगा लीजिए। अब वो हमारे आदमी, उनके हाथ में ब्रेसलेट होगी, कड़ा पहना होगा, ये वो सब। लेकिन जितना सोना हिंदुस्तान के लोगों के पास है उतना सोना दुनिया भर के लोगों के पास नहीं है। ये एक विडंबना है हमारे देश की। अगर आज कहीं हिंदुस्तान सरकार कोई ऐसा ऐलान कर दे कि हमें सोने की ज़रूरत है, आज आप अपना सोना देश के पास जमा रखिए और 10 साल के बाद आपको इतना % इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा, तो हिंदुस्तान का पूरा सोना जब सरकार के पास आएगा तो हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये, लेकिन अब जो स्मगलिंग होती है 1,60,000 करोड़ के करीब की हर साल, ये चिंता का विषय। भले ड्रग स्मगलिंग इतनी आगे बढ़ती जा रही है लेकिन सोना अभी भी प्रेफर्ड वे ऑफ स्मगलिंग, प्रेफर्ड ट्रेड ऑफ स्मगलिंग। तो दोस्तों, ये हमारे क्राइम के साथ जुड़ी बातें भी और देश के साथ भी जुड़ी बातें। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।